गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 7, इन थर्मोडायनेमिक्स द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला लिखा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dVp एक्सटर्नल फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज, सो W इज इक्वल टू माइनस dV। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल को रिप्लेस कर दिया है बाई RT अपॉन V माइनस V माइनस A अपॉन V स्क्वायर। तो ये आया कहाँ से? तो ये वंडरवाल गैस इक्वेशन होती है, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो इसी के इक्वल होता है। ठीक है, देखते हैं। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, सिस्टम दैट सेटिस्फाइज दी वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जो वंडरवाल इक्वेशन होती है वो 1 मोल के लिए वो होती है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। यहाँ से प्रेशर आप निकालते हो तो प्रेशर बनता है आर टी अपॉन वी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, और इसी को आप गैस का प्रेशर बोलते हो। ठीक, अब क्या है, जो पहले वाले फॉर्मूले में वो लिखा हुआ था पी एक्सटर्नल, अब दूसरे वाले फॉर्मूले में ये लिखा हुआ पी एक्सटर्नल को हटा के आपने जो वंडरवाल गैस इक्वेशन से जो प्रेशर है वो रख दिया है, और वो गैस का प्रेशर भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पी एक्सटर्नल है वो पी गैस के इक्वल है। तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है ऐसा। तो ऑप्शन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब सही है। सेकेंड ऑप्शन में प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, बिल्कुल रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन में प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक, रिवर्सिबल है एडियाबेटिक हो सकता है, तो ये भी सही है। और फोर्थ में बोल रहा है प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर, नो, ये पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल तो है ही नहीं। तो इसका आंसर ए बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, with respect to the compounds 1 to 5 choose the correct statements। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन द कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो कंपाउंड 1 है, यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो आपको एक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और ये कॉन्जुगेट बेस जो है इसमें नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो पहले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पे आ गया है, ऐसे ये मूव करता रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि जो कंपाउंड 1 है वो एसिडिक कंपाउंड है, और वो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से, जिसमें कॉन्जुगेट बेस है उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। तो कंपाउंड 4 में अगर आप ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं जो कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में भी है, जिससे क्या बन गए, एरोमेटिक बन गया, तो ये भी सही है। थर्ड स्टेट, कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए NO2 सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही है। जो NO2 ग्रुप है उसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो स्टेटमेंट सी भी सही है। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर 1 4 5 2 एंड 3, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ, in the reaction scheme shown below Q R and S are the major products। okay, जो रिएक्टेंट P है AlCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन से अटैक होता है। तो पैरा पोजिशन तो ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे ऑर्थो से अटैक होगा, तो ये वाली ऑर्थो से अटैक होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। फिर आपका क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर जो लूज हुआ था वो रिस्टोर हो जाएगा, तो इससे आपको कंपाउंड मिलेगा क्यू। तो क्यू कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी ये, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। फिर जो कंपाउंड क्यू बना है उसका क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, और उसकी रिएक्शन H3PO4 के साथ कराते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में ये वाला जो पार्ट है रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद फिर से EAS रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो कंपाउंड R मिलेगा तो R की स्ट्रक्चर होगी ये। उसके बाद जो R है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने एसिड डाला तो वो एल्कोहल बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने किया डिहाइड्रेशन, तो उससे क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड बना है उसकी स्ट्रक्चर है ये, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रही है।
तो क्वेश्चन 9 के लिए जो आंसर है वो बी और डी होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। FeCl4 माइनस हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो FeCl4 माइनस में जो आयरन है वो +3 में होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d5 4s0 4p0। तो इसमें जो क्लोरीन माइनस है ना वो वीक फील्ड का लिगेंड है, तो पेयरिंग तो कराएगा नहीं, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो 4s4 भी क्या है, वेकेंट है, तो जिससे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो स्ट्रक्चर जो ऑप्शन 1 है वो क्या है, वो ठीक है, तो इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स COENNH3 twice Cl2 कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट क्लोज पॉजिटिव हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होंगे, 1 2 3, ये आप देख सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट में FeCl4 माइनस हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, कोबाल्ट आयन इन कॉम्प्लेक्स हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, जो En और NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड है, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हो क्या होंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो जिससे जो इनर डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3। तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to hypochlorite, chlorate and perchlorate ions, choose the correct statements। तो जो हाइपोक्लोराइट होता है वो होता है ClO माइनस, क्लोरेट होता है ClO3 माइनस, परक्लोरेट ClO4 माइनस। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो वीकेस्ट है, तो इसका जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर, बिल्कुल सही है, तो जो क्लोरेट होता है ना वो ClO3 माइनस होता है, ClO3 माइनस, तो इसमें क्लोरीन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर ही क्या करता है, इसकी स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर देता है, तो ये इसकी शेप होती है, और ये होती है पिरामिडल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, द हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयंस डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये गलत लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोनों की क्या है, इधर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, तो पहले में Cl माइनस ClO3 माइनस, दूसरे में क्या है Cl माइनस ClO4 माइनस, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइड आयन, तो जो सल्फाइड है SO3 -2, वो जब हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो SO4 -2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो सल्फर है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और सल्फर जो प्रोडक्ट साइड है उसमें है +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या हो गया, ए बी एंड डी। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।